टॉपिक है आपका क्या, वर्ब्स। ध्यान से देखना, बहुत अच्छा टॉपिक है और ज़्यादातर टीचर्स इसको छोड़ देते हैं। माइक लगा लें। इस टॉपिक को बहुत सारे टीचर्स छोड़ देते हैं, कारण उसका क्योंकि जिस हिसाब से ये किताबों में लिखा है टीचर्स खुद नहीं समझ पाते आधे से ज़्यादा। बच्चों को समझाने में और भी ज़्यादा समस्या आती है, तो वो इसको स्किप कर देते हैं, कह देते हैं आता नहीं है ये। लेकिन मैं आपके 10th में भी बता दूंगा, 11th में भी, 12th में भी, सब में आता है ये वाला नियम। दूसरी बात, आप जो क्वेश्चन आंसर राइटिंग स्किल में लेटर एप्लीकेशन, पोस्टर, नोटिस जो भी बनाने वाले हो वहाँ पे इन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। तो अच्छा टॉपिक है, ध्यान से देखना। रमन, दूर बैठ जाना, जल्दी कुर्ती। टॉपिक आपका वर्ब्स, और वर्ब्स का इस्तेमाल करने के हिसाब से देखा जाए तो वर्ब दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। दोनों वर्ब क्या है, गौर से सुनना। फाइनाइट वर्ब कौन सी कहलाती है? वर्ब्स दैट चेंज अकॉर्डिंग टू इट्स सब्जेक्ट, और टेंस भी लिख लेना, और टेंस। ठीक है, ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट के अनुसार या फिर टेंस के अनुसार अपना रूप बदल लें, वो कौन सी वर्ब कहलाएगी? ऐसी वर्ब तो हम पढ़ चुके हैं, टेंस पढ़े हैं। एजेएमआर आए तो मेन वर्ब में क्या लगेगी? आईएनजी। हैज हैव आए तो मेन वर्ब में क्या लगेगी? थर्ड फॉर्म लगेगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट हो तो मेन वर्ब में क्या लगेगी? तो ये तो अपना रूप बदल रही है। तो ऐसी वर्ब जो अपना रूप बदल रहे हैं वो कौन सी वर्ब कहलाती है? ठीक है कि नहीं? नॉन फाइनाइट क्या होता है? verbs that do not change according to its subject और tense, वही बात। यानी ऐसी वर्ब जो टेंस के अनुसार या सब्जेक्ट के अनुसार अपना रूप नहीं बदलती, क्या कहलाती है? नॉन फाइनाइट वर्ब। समझ में आ गई बात? बाद में कॉपी किताब निकाल लेना, अभी देखो आके पहले ये देखो क्या निकल रहा है, उसको देखो, अब बाद में ले। हाँ तो समझ ले, फिर अबे ऐसा नहीं बैठ के एकदम क्या समझ आएगी, 1 मिनट में नहीं किया तो भी तरफ लगेगी मैं गए अब तो। पहले बैठ के समझ उसको, पॉइंट समझ में आ गया? दो प्रकार की वर्ब, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। ये बैग को साइड में रख देना, जादू रमन से कह रहा हूँ तुझसे, तो उसमें निकाल हाथ डाल के मोबाइल चला दे तेरा, रख साइड में उसे। वर्ब समझ में आ गई? जो सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाए वो वर्ब कौन सी? फाइनाइट। और जो ना बदले वो? पॉइंट समझ में आ गया? पहले ये डेफिनेशन लिखो फिर आगे पढ़ते हैं। अच्छा एक और समझ लो, थोड़ा रुक जाओ, इसके एग्जांपल भी समझ लो। चलो, लिखा हुआ है सी वांट्स, सी वांट्स टू मीट मी, वह मुझसे मिलना चाहती है। अब मैंने यहां देखा वांट में क्या लगा है? एस। वह मुझसे मिलना चाहती है, यहाँ वांट में इसने क्या लगाया? आई वांट टू मीट यू, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, यहाँ उसने वांट में एस नहीं लगाया। आई वांटेड टू मीट यू, यहाँ वांट में क्या लगा दी? तो देखो सब जानते हैं अगर टेंस हमारा कौन सा हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो मेन वर्ब में क्या लगाते हैं? अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो मेन वर्ब में एस या एस, और अगर टेंस बदल जाए पास्ट इंडेफिनिट हो जाए तो कौन सी फॉर्म? सब जानते हो कि नहीं? तो आपने देखा ये वांट तीनों जगह पे बदल रही है कि नहीं? कभी अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, कभी अपने टेंस के हिसाब से। यहाँ सी था तो वांट में क्या लगा दी? क्योंकि हमें नियम पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे? एस या, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो एस या एस। तो आपने देखा यहाँ लगी, यहाँ नहीं लगी। और नीचे वाला तो पूरा का पूरा टेंस ही बदल गया। जब टेंस पहुंच गया पास्ट इंडेफिनिट में तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी? तो बताओ ये कौन सी वर्ब कहलाई आपकी? बदल रही है तो कौन सी वर्ब कहलाई? कौन सी वर्ब कहलाई है? वांट इसमें कैसी वर्ब है? फाइनाइट, क्योंकि ये सब्जेक्ट के अनुसार या फिर टेंस के अनुसार अपना रूप बदल रही है।
ऐसी वर्ब को क्या कहते हैं? कुछ नहीं निकला, फिर से बता रहा हूँ। वर्ब दो प्रकार की होती है, फाइनाइट वर्ब और फाइनाइट वर्ब उन्हें कहते हैं जो सब्जेक्ट के अनुसार और टेंस के अनुसार अपना रूप बदल ले, वो फाइनाइट वर्ब। और जो अपना रूप सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार नहीं बदले, वो नॉन फाइनाइट वर्ब। तो ये देखो यहाँ ये सब फाइनाइट वर्ब वही वांट, वांट्स और वांट है। आपने गौर किया क्या ये मीट बदली? यहाँ सी था तब भी मीट रही, आई हो गया तब भी मीट रही, और पूरा का पूरा टेंस बदल के पास्ट इंडेफिनिट में पहुंच गया, इस पे कोई असर पड़ा? ये बदली नहीं। तो ऐसी वर्ब जो बदलती नहीं है उन्हें क्या कहते हैं? समझ में आएगी बात? अब हमने पढ़ा था जो वर्ब बदलती है उनको फाइनाइट वर्ब कहते हैं। ऐसे सभी टेंस पढ़ा चुका हूं, सभी नियम पढ़ा दिए, उनको तो आप समझ ही गए। अब जो बदलती नहीं है उनके नियम हमें पढ़ना है। तो फाइनाइट वर्ब हम पहले ही पढ़ चुके हैं, टेंस पढ़े, बहुत सारे यूजेस पढ़े। अब हमें क्या पढ़ना है? नोट करें पहले इतने को नोट करो।
नहीं आ रही? आ गया होगा, इसमें तो कुछ पढ़ाया नहीं है मैंने अभी, केवल वर्ब पढ़ाई है कौन कौन सी होती है। स्पीड बढ़ाओ, 11th क्लास के हिसाब से आपकी स्पीड बहुत डाउन है। हाँ तुमने लिख दिया, जिनकी डाउन है उनसे कह रहा हूँ। क्लियर है क्या? तो हम कौन सी वर्ब पढ़ेंगे? फाइनाइट। ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, गौर करना। नॉन फाइनाइट वर्ब। अब नॉन फाइनाइट वर्ब तीन प्रकार की होती है। फर्स्ट कौन सी? जीरंड। सेकंड क्या है आपकी? इन्फिनेटिव। क्या? और थर्ड आपकी पार्टिसिपल। नॉन फाइनाइट तीन प्रकार के होते हैं, जीरंड, इन्फिनेटिव और, थोड़ा गौर से ध्यान देखना इधर, नहीं तो पॉइंट निकल जाएंगे आप। अब देख लो, अभी लिखो मत, अब देख लो यहाँ से। जिसका थोड़ा बहुत छूटे तो ये वीडियो मिल जाएगा, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वहां से दोबारा भी देख सकते हो, लिख सकते हो। जीरंड किसे कहते हैं? वर्ब में क्या लगा दो, जीरंड बन जाता है वो। और अगर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे तो इन्फिनेटिव बन जाएगा। पार्टिसिपल की बात करो तो पार्टिसिपल फिर से तीन प्रकार के होंगे। पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा पास्ट पार्टिसिपल, और तीसरा, तीसरा कौन सा होगा? परफेक्ट पार्टिसिपल। फ्यूचर नहीं होता इसमें, क्या होता है? तो नॉन फाइनाइट तीन प्रकार के, जीरंड, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल। अब पार्टिसिपल में भी तीन भाग होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और जीरंड में कहेंगे वर्ब में आईएनजी, और इन्फिनेटिव में क्या कहेंगे? टू प्लस वर्ब की। अब पार्टिसिपल की बात करो तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब में आईएनजी, पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब की, और परफेक्ट पार्टिसिपल। पॉइंट समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? चलो अब यहाँ क्या है इसको समझना। क्रिया प्लस नाम। आपको हिंदी की जो क्रियाएं होती है, यानी इंग्लिश में वर्ब कहते हैं उसको, अब मैं वर्ब में ना कहूंगा तो इंग्लिश में हिंदी जुड़ेगी, मजा नहीं आएगा। तो वर्ब को क्या कहा हिंदी में? क्रिया। उस क्रिया में आपको क्या लिखा मिल जाए? नाम। तो हम उस जगह पे जीरंड का भी प्रयोग कर सकते हैं और इन्फिनेटिव का भी, जीरंड का भी, और लेकिन कितने परसेंट? 10%। कुछ नियम अलग रहेंगे। अगर आपको क्रिया में ना दिख जाए उसमें हम जीरंड का प्रयोग भी कर सकते हैं, यानी वर्ब प्लस आईएनजी का, और इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। ठीक है? कैसे? एग्जांपल से समझ में आएगा। ये लिखे हुए कुछ एग्जांपल सुना है, झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे। हाँ, तो झूठ बोलना पाप है। आप नोटिस करना यहाँ पे, इसमें आपको ना दिखाई दिया कि नहीं? और बताओ, झूठ बोलने में, झूठ बोलना एक वर्ब है कि नहीं? और वर्ब में क्या आ गया? ना। यानी क्रिया में क्या लिखा मिला? ये नियम बन गया कि नहीं? अब ये दो नियम दो प्रकार से हो सकते हैं। एक तो मैं जीरंड फॉर्म इस्तेमाल करके बनाऊं, यानी वर्ब में क्या लगा दूं? झूठ बोलने को कहते हैं टेल ए, तो मैंने वर्ब में आईएनजी का इस्तेमाल किया, क्या हो गया? इज सिन। सिन का मतलब होता है के लिए लगाया इज, और पाप के लिए क्या लगाया?
टेलिंग ए लाई इज सही, सही है सेंटेंस। इसको मैं क्रिया में ना आया है तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो झूठ बोलने को कहते हैं क्या, टेल ए, उसके पहले क्या लगा दिया, तो टू प्लस वर्ब की, ये क्या बन गया, इन्फिनिटिव। क्या बन गया, तो आपके दो प्रकार से अगर क्रिया में ना लिखा मिले तो हम जीरंड भी लगा सकते हैं और इन्फिनिटिव भी, दोनों का प्रयोग कर सकते हो, कोई समस्या वाली बात। लेकिन कितने परसेंट, ऐसा क्यों कहा, क्योंकि हर जगह पे ऐसा नहीं होगा। कुछ जगहों पे कुछ नियम बन गए जहां केवल या तो जीरंड का प्रयोग किया जाएगा या केवल इन्फिनिटिव का, दोनों का प्रयोग एक साथ नहीं कर सकते। जैसे कि आपका अगला सेंटेंस लिखा है, अगला सेंटेंस आपका क्या है, मैं तुमसे मिलना चाहता। अब देखो, मैं सब्जेक्ट हुआ, चाहता हूं मैन वर्ब हो गया, यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं। अब ये लिखा मिलना, मिलना एक वर्ब है, और क्रिया में हमें क्या लिखा मिल गया, ना। क्रिया में क्या लिखा मिल गया, मिल गया कि नहीं। अब मिलने को कहते हैं क्या, अब लेकिन क्रिया में ना आया है तो या तो मैं वर्ब में आईएनजी लगाऊंगा या टू प्लस वर्ब की, तो मैंने क्या लगा दिया, टू प्लस वर्ब की, और आपका सेंटेंस सही। आपको आज से पहले याद कराया था कि अगर दो वर्ब एक साथ लिखी मिले, दो वर्ब एक साथ लिखे मिले तो आप बीच में क्या लगा दो, ये नियम सिखाया गया था, कुछ समय के लिए था, आगे के नियम आप समझना। क्यों लगाया था आप समझ गए। अगर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हो क्या कहलाता है, इनफिनिटिव। क्या कहलाते हैं, पॉइंट समझ में आ गया कि नहीं। अब यहाँ अगर हमने वांट के साथ मिलने में क्रिया में ना तो आ ही रहा है तो मैं वर्ब में आईएनजी लगा सकता हूँ कि नहीं। या बोर्ड पे निगाह, ऊपर नीचे बगल में देखो, कछु समझ में नहीं आएगा, है बोर्ड पे निगाह, वर्ब में ना आ गया। अब तुम कहो सर मैं वर्ब में आईएनजी भी तो लगा सकता हूँ, जैसे ही तुमने नीट में क्या लगाई, ये सेंटेंस कैसा हो गया, क्योंकि इसमें ये जो वांट दी गई है, वांट एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ केवल और केवल इन्फिनेटिव का प्रयोग होगा, जीरेंड का प्रयोग। तो जो मैंने लिखा ना 10%, 10% में कुछ ऐसी वर्ब आएंगी जिनके साथ या तो इन्फिनेटिव लगेगा या फिर दोनों का प्रयोग। समझ में आ गई बात, इस चीज को याद रखना। तो पहले इतना नोट करो फिर आगे लिखा दो, बना लो ये पूरा जैसे भी है। रचना मत, घर पे आके राइटिंग सुधार लेना, अभी नोट कर लो बस। अपने कर लो इस टॉपिक को। मैंने तो पीपीटी बनाई है तो मैंने सुंदर बनाया है इसको, तो घर पे आके सुंदर बनाना।
हो गया कि नहीं? थोड़ा जल्दी लिख लो। लेके आगे। तो अभी आपको समझ में आ गया जीरेंड और इन्फिनिटिव होते क्या है? बेटा इधर सुन ले। 90% वाला नियम क्लियर हो गया। 90% जगह पर वर्ब में आईएनजी या टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा सकते हैं। जब क्रिया में क्या लिखा मिलेगा? 10% कहाँ नहीं लगा सकते। अब वो नियम चलेंगे जीरेंड के। और पार्टिसिपल को मैंने अभी नहीं पढ़ाया, ये तो केवल दिखाया है। पार्टिसिपल हाँ नहीं बताऊंगा। वो 10% नियम कौन से हैं? रूल नंबर 1, सम वर्ब्स विद देम वी शुड यूज ओनली इन्फिनिटिव। कुछ ऐसी वर्ब हैं जिनके साथ हमें केवल इन्फिनिटिव का प्रयोग करना चाहिए, जीरेंड का नहीं। वो वर्ब आपकी ये रही। डिसाइड मतलब निर्णय लेना, रिफ्यूज मना करना, फॉरगेट भूल जाना, थ्रेटन धमकी देना, ट्रबल परेशानी खड़ी करना, प्रिपेयर तैयार रहना, तैयार करना, प्रीटेंड मतलब बनना। है ना, ज्यादा स्मार्ट मत बनो, डोंट प्रीटेंड टू बी स्मार्ट। जब कोई बनने की कोशिश कर रहा हो, कुछ क्या पागल मत बनो, तो उल्लू बना, तुम्हें सब पता है। ऐसी जगह पे बनने को क्या कहते हैं? प्रीटेंड। सीक मतलब खोजना, सर्च करना। फेल मतलब जानते ही हो। प्रॉमिस ट्राई आप जानते हो। और कॉल माइंड। इनके बाद नियम सुन लो, सिंपल सा है।
इनके बाद अगर कोई वर्ब हमें लिखना है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, एग्जांपल देखो, प्लीज सर ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने का प्रयास करो, समझने का, समझने, समझने में ना आ गया कि नहीं, क्रिया में ना आ गया तो अब मैं जीरंड लगा सकता हूं या इन्फिनेटिव। लेकिन मैं नियम पढ़ा कि सर अगर इसमें ट्राई आ गया, क्या आ गया, तो फिर क्या यूज करूंगा, इन्फिनेटिव। तो मैंने यहाँ यूज कर दिया क्या, इन्फिनेटिव। ट्राई के बाद अंडरस्टैंड लिखा था, तो ट्राई के बाद जो वर्ब आएगी उसमें क्या यूज करूंगा मैं, इन्फिनेटिव। और इन्फिनेटिव का मतलब क्या है, टू प्लस वर्ब की। ऐसे ही आई वांट टू मीट यू, मैं तुमसे मिलना चाहता, वांट के बाद वर्ब आ गई क्या, तो वांट के बाद अगर कोई वर्ब आएगी तो क्या लगाएंगे, टू प्लस वर्ब की। समझ में आई। मैंने दिल्ली जाने का निर्णय लिया, मैंने, हिंदी लिख के बताता हूँ, मैंने दिल्ली जाने का निर्णय लिया, मैंने के लिए, अब लिया आ का साउंड आ रहा है, टेंस हुआ पास्ट इंडेफिनिट। निर्णय लिया, निर्णय लेने को क्या कहूंगा, डिसाइड की सेकंड फॉर्म, आई डिसाइडेड। मैंने निर्णय लिया क्या करने का, दिल्ली जाने का। अब देखो जाने में ना आ रहा है कि नहीं, जाने में ना आ रहा है कि नहीं, जाना एक वर्ब है, क्रिया है, और इस क्रिया में क्या आ गया, ना। तो मैं यूज करूंगा इन्फिनेटिव का या फिर जीरंड का। लेकिन मुझे पता चला कि सर अगर डिसाइड वर्ब आ जाए, कौन सी आ जाए, तो केवल क्या यूज करते हैं, इन्फिनेटिव। और इन्फिनेटिव किसे कहते हैं, वर्ब प्लस टू, क्या लगा दे, टू प्लस, जाने को कहते हैं गो, इस वर्ब से पहले क्या लगाना पड़ेगा, आई डिसाइडेड टू गो दिल्ली। समझ में आया, समझ में आ गया। क्रिया में ना मिला तो हमने डिसाइड के बाद जो वर्ब है इसमें पहले क्या लगाया, क्योंकि डिसाइड एक ऐसी वर्ब है, इसके बाद जो भी वर्ब आएगी उसमें क्या लगाएंगे, टू, क्या लगाएंगे, पॉइंट समझ में आ गया। सम वर्ब्स विद देम वी शुड यूज ओनली जीरंड, कुछ वर्ब ऐसी होंगी जिनमें केवल जीरंड लगेगा, उसमें इन्फिनेटिव कौन कौन सी है वो सुनो, स्टॉप, स्टार्ट, कीप ऑन, एंजॉय, लाइक, अवॉइड, प्रिवेंट। स्टार्ट में कभी कभी टू का प्रयोग कर लेते हैं कुछ किताब वाले, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा एक्सेप्शन समझ लेना। वैसे आप गौर करना, स्टॉप राइटिंग, मैं कहना चाह रहा हूं लिखना बंद करो। तो आपने हमेशा सुना होगा स्टॉप राइटिंग, पिक्चर में सुना होगा टेस्ट, स्टॉप राइटिंग, टाइम इज ओवर, तो हम सुना रहे हैं स्टॉप राइटिंग। स्टॉप के बाद क्या सुना, यानी कौन सी फॉर्म, सुनिए क्या नहीं, आपने ये कभी नहीं सुना होगा स्टॉप टू राइट, स्टॉप टू, स्टॉप टू राइट, टू राइट इन्फिनेटिव है, क्या कभी सुना है ये स्टॉप टू राइट, या फिर स्टार्ट टू राइट, सुना है आपने, क्या सुना होगा, स्टॉप राइटिंग, या फिर कीप ऑन रनिंग मतलब भागते, तो कीप ऑन भी ऐसी वर्ब है जिसके साथ क्या लगेगा, तो ये वाली वर्ब ऐसी थी जिनके साथ केवल इंफिनिटिव लगता, ये वाली वर्ब ऐसी थी जिनके साथ केवल जीरंड फॉर्म लगेगा। पॉइंट समझ में आ गया, नोट करें। स्मोकिंग, कोशिश करो स्मोकिंग,
आगे सुनना, कितना हो गया? लग गया होगा सबका। अगले रूल समझना ध्यान से। आलसी आदमी, देखो इधर। हाँ लग गया है जरा। रूल समझ में आया अगला। इफ वर्ब कम्स, अगर कोई वर्ब आती है आफ्टर प्रेपोजिशन, किसी प्रीपोजिशन के बाद कोई वर्ब आती है, ये मैंने नियम आपको बीच में भी एक दिन बताया था कि अगर किसी प्रीपोजिशन के बाद कोई वर्ब लिखी मिल जाए उसमें क्या लगाएंगे? आईएनजी। क्या लगाएंगे? ठीक है कि नहीं? और अगर टूट गई, क्या लगाएंगे? ये छीली नहीं जाती। अगर किसी प्रेपोजिशन के बाद कोई वर्ब आए इसमें क्या लगाएंगे? अच्छा, किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ लेना, शर्माना मत। और ये मत सोचना सर मुझसे नहीं पूछ रहे, ठीक है कि नहीं? जैसे नहीं आया तो मुझे बता दिया कर। किसी के मन में ये नहीं होगा सर मुझसे नहीं पूछते, सबसे पूछ ले। ऐसा कोई हो तो मुझे बता दो, मैं रोज पूछूंगा। अच्छा, तेरे 500 रुपये ज्यादा लगेंगे। इफ वर्ब कम्स आफ्टर प्रेपोजिशन, प्रीपोजिशन क्या होती है? ऑन, एट, ऑफ, बाय, फ्रॉम, सुना है क्या? ये सब प्रीपोजिशन होती है। इनके बाद कोई वर्ब आ जाए तो उसमें क्या लगाओगे?
आई एम फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन होना। मैं शौकीन हूँ किस चीज का? आपने देखा यहाँ ऑफ लगा है और डांस एक वर्ब है, मालूम है कि नहीं? हमने डांस में क्या लगा दिया? आई एम फॉन्ड ऑफ डांसिंग। आई लाइक, सॉरी सी लाइक्स, वह लाइक करती है क्या? अब लाइक भी एक प्रेपोजिशन है, ये लैटिन प्रेपोजिशन है। अब लैटिन भाषा पढ़ने के लिए सीखो तब तो मैं लैटिन के शब्द सिखाऊं। अंग्रेजी में कुछ लैटिन वर्ड भी हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है कि नहीं? जैसे वर्सेस वीएस लिख देते हैं, ये लैटिन वर्ड है। ऐसे बहुत सारे लैटिन वर्ड है जो हम अपनी इंग्लिश में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो लाइक एक लैटिन प्रेपोजिशन है, याद रखना। इतना याद रखो, लाइक के बाद कोई वर्ब लगी है तो क्या लगाओगे? अगला देखो, कीप्स ऑन, ऑन एक प्रीपोजिशन है कि नहीं? तो उसके बाद अगर टॉक आ गया तो क्या लगानी पड़ गई? सुना है? अब तो मुझे बताओ एक और एग्जांपल। आपने फ्रॉम स्टार्टिंग सुना है या फ्रॉम स्टार्ट? फ्रॉम स्टार्टिंग सुना है कि नहीं? क्योंकि फ्रॉम क्या है? प्रेपोजिशन है, और उसके बाद अगर वर्ब आ गई तो क्या लगानी पड़ जाएगी? बात समझ में आ गई कि नहीं? तो याद रखना, अगर किसी प्रेपोजिशन के बाद कोई वर्ब आती है तो उसमें क्या लगाओगे? अगला रूल, अगर वर्ब कम्स आफ्टर पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव जानते हो, बताया था उसे, माई, अवर, योर, ये जो अपने के लिए स्पेलिंग होती है, मेरा के लिए क्या? माई, तुम्हारा के लिए, उसका के लिए, लड़की हो तो, हमारा तो, उनका तो, इन्हीं को कहते हैं क्या? पजेसिव एडजेक्टिव। तो अगर किसी पजेसिव एडजेक्टिव के बाद कोई क्या लिखी मिल जाए? वर्ब लिखी मिल जाए, क्या लिखी मिल जाए? तो उसे कौन से फॉर्म में लिखेंगे? समझ में आ गई बात? किसी पजेसिव एडजेक्टिव के बाद कोई वर्ब लिखी मिल जाए, उसे कौन सी फॉर्म में लिखोगे? और जीरंट फॉर्म कौन सी होती है? वर्ब में क्या लगा दो? एग्जांपल देखो, तुम्हारा आना मेरे लिए, अब सब्जेक्ट आया तुम्हारा आना, तुम्हारा को क्या लिखा? योर क्या है कि नहीं? अब मुझे क्या लिखना है? आना, आने को क्या कहेंगे? अब अगर योर लिखा है तो योर के बाद जो वर्ब आई उसमें हमें क्या लगाना पड़ेगा? तो क्या हो गया? समझ में आई बात? अब तुम कहोगे सर इसमें ना आ तो रहा है ना, अरे ना आ रहा है, लेकिन यहाँ नियम क्या है? किसी भी पजेसिव एडजेक्टिव के बाद अगर वर्ब आती है तो क्या लगाओगे? आईएनजी। समझ में आई बात? एक और देखो, पहले ये सुनो, तुम्हारा आना, योर कमिंग, है तो एज, कैसा है? शुभ। ऑस्पियस को क्या बोलते हैं? किसके लिए? मैंने कहा तुम सबका आना मेरे लिए बहुत शुभ है, तुम सब आए पैसा आ गया। हाँ। समझ में आई बात? ये वही बात है, करते आए हो बंद। एक संग को मोड़ा हो, वीडियो देख रहा हो, जैसा जाग आने पे यार बड़े व्यू आए हैं, जाने बहुत पैसा कमा होगा, या कमाओ तो बोले अपना देख लो जाके, तू मत देख। तेरे देखने ना देखने से उसे क्या फर्क पड़ रहा है? और या तो देख लेगा, तू अपने एंजॉय के लिए देख रहा है, उसके लिए थोड़ी ना देख रहा है। अब वो कमा रहा है, तू क्यों जल रहा है? तुम्हें पढ़ना इसलिए आ रही हूँ, लेकिन मैंने कहा आपका आना मेरे लिए, कोई घर में बच्चा होता है, कहते अरे बच्चा, इस घर में बच्चे का आना बहुत ज्यादा शुभ है, जब से आया है सब तरक्की हो रही है, तो ऐसे बोलते हैं कि नहीं? गानों में भी इस्तेमाल करते हो, कौन सा गाना है? आपका आना दिल धड़काना, आलोक को याद होगा। मेहंदी लगा के यूं शर्माना, प्यार आ गया रे प्यार आ गया। अगर इसे इंग्लिश में बनाओगे तो कैसे कहोगे? आपका आना, योर कमिंग, बीट्स माई हार्ट, दिल धड़काना, एंड पेस्ट द हिना ऑन योर हैंड। और ऐसे नहीं हो, हालांकि ऐसे होती है। अब जैसे ही तुम मुस्कुराए मेरी फालतू की बातों से, तो तुमने, मैंने कहा आपका मुस्कुराना दिल चुरा लेता है, तो आपका मुस्कुराना, आपका अगले में फिर क्या लगाया? और मुस्कुराने को क्या कहा? स्माइल, स्माइल में आईएनजी, तो योर स्माइलिंग, चुरा लेता है, ता है, ती है प्रेजेंट इंडेफिनिट,
स्टील में क्या लग गई, स्टील माई। तो याद रखना पजेसिव एडजेक्टिव के बाद अगर कोई वर्ब आती है तो क्या लगाओगे, आईएनजी। क्या लगाओगे, बात समझ में आ गई। ये जो भी शुभ वगैरह है लिख लो। और अच्छा, किसी का आना शुभ होता है कि नहीं। हाँ, शुभ तभी माना जाता है जब लाभ हो, इसीलिए क्या लिखा जाता है, शुभ। आदमी होशियार है कि नहीं। लाभ इधर था, मैंने हटा दिया, मैं लाभ नहीं देख रहा, शुभ होना चाहिए बस। लाभ तो मैं कमा लूंगा। अच्छा, इसका आधा पार्ट कल पढ़ाऊंगा, आधा हो चुका है, आधा रह गया।